हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का दौरा यूरोप जो था वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बाद कुछ नई सैंक्शंस लगी है रशिया के ख़िलाफ़। क्या हुआ उस दौरे के दौरान? और कोशिश की गई थी, यूरोपीय यूनियन ये कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को इस बात पे राज़ी किया जाए कि वो रशिया से जो कुछ लेते हैं या उनके जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली जो कारोबार है, उसको वो ख़त्म कर दें। किस हद तक ये उनको कामयाबी हुई है या उनको कोई उम्मीद नज़र आती है या नहीं? इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और अभी जो नई सैंक्शंस लगाई गई हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जो छठा एडिशन जिसका आज छठा पैकेज यानी 6th पैकेज का ऐलान किया गया है, और जिसमें उसका स्विफ्ट और बाकी चीज़ें भी अफ़ेक्ट हो रही हैं रशिया की। आगे क्या होने वाला है? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर साहब फ्रॉम इंडिया। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो मुझे ये बताइएगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का नरेंद्र मोदी जी का। क्या मतलब डेवलपमेंट्स हुई? और स्पेशली जो रशिया के हवाले से, क्योंकि दुनिया के कंसर्न्स बहुत हैं और वो ये कोशिश में मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीनों से लगे हैं, अमेरिका भी और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड भी, कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को इस बात पे मनवा लिया जाए उनसे ये बात, या उनको राजी किया जाए कि वो ये चीज़ ख़त्म कर दें जो कुछ थोड़ा बहुत वो खरीदते हैं। शायद अभी तेल इतना ज़्यादा तो नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए कुछ ऐसी बातें हुई इस दौरे के दौरान? देखिए फखर भाई, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। ये अभी दौरा मुकम्मल हुआ, तो इसमें अगर जो आपने सही बोला जी भाई, पहले ये अपना 3 यूरोपियन कंट्रीज़ थी और फिर एक नॉर्डिक समिट भी हुआ, मतलब जी। जो इसी में एडिशन था। तो पहले ये जो दौरे की शुरुआत होती है, दौरे से पहले ही अगर आप थोड़ा इसके हिस्ट्री में जाएँ, तो जो ओलाफ साहब थे, ओलाफ साहब ने पहले ही एक चीज़ वाज़ेह कर दी थी कि भाई मैं G7 में मोदी जी को बुला रहा हूँ। क्योंकि अब की बार की प्रेज़िडेंसी जर्मनी के पास थी, तो पहले ये था बुलाएँगे, नहीं बुलाएँगे, भले रशिया के कारण नहीं बुलाएँगे। दूसरा, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट क्लियर आया था, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया और विज़-अ-वी फॉरेन। यस। ये जर्मनों ने खुद बोला। उसके बाद ही दौरे की शुरुआत हुई। अब दौरे की मैं घुस जाए जर्मनी में, क्या हुआ फ़खर भाई? दौरे में वो बात कर रहे हैं जी, हमें आपसे एक तो अपनी इमिग्रेशन लॉ ठीक करना है, ताकि आपके यहाँ से मैन पावर यहाँ आ सके, इमिग्रेशन स्मूथ। अभी जर्मन इमिग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जी। इंडिया के लिए वो एक खास अमेंडमेंट्स ला रहा अपने इमिग्रेशन के लिए, ताकि उनके पास जो इमिग्रेशन हो स्मूथ हो। पहली बात तो वो है फ़खर भाई। दूसरी बात, उन्होंने बोला जी हमें जो हेवी मशीनरी वगैरह उस पे हमें बात करनी है। जी। तीसरी, अगर आपको याद होगा कि जर्मनी में एक बहुत बड़ी कंपनी काइसन ग्रुप, काइसन ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन बनाती है। इंडिया में उनका बड़ा सेटअप है, यहाँ सबमरीन नहीं बनाते, वो सामान बनाते हैं, एलिवेटर, लिफ्ट वगैरह बनाते हैं। जी। तो जर्मनी को सबमरीन बेचनी है। जर्मनी इज़ पार्टनर इन ईएडीएस, वो अपना जहाज बेचने के कवायद में है, जो $20 बिलियन का टेंडर निकला है। और जो हेवी मशीनरी है, जो हमारे पास ये ग्रीन एनर्जी है, जैसे जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इन 5-6 चीज़ों पे वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है जी। जी? ये तो जर्मनी की बात है, जर्मनी का इंटरेस्ट ये है। तो और विज़-अ-वी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, भाई हम आपको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। अब ओलाफ साहब का अगर आप एलिवेशन देखेंगे, ओलाफ जी। साहब जो चुन के आए हैं, वो चुन के आए हैं एंटी चाइना प्लैंक पे। क्योंकि आपको याद होगा फखर भाई, अंजेला मेर्केल ने कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जी। कारण क्या है? कारण ये फखर भाई, जो ट्रेड है जर्मनी का चाइना के साथ, वो सरप्लस में था। ओवरऑल अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट है, $350 बिलियन का डेफिसिट है। जी। पर जर्मनी का सरप्लस है। जर्मनी के पास सत्ता थी, कंट्रोल था, तो जर्मनी ने कुछ मुँह नहीं खोला। जी। अगर आप 3 बड़ी शक्तियाँ देखें, यूके तो ऑलरेडी अगेंस्ट बोलता था, फ्रांस अगेंस्ट बोलता था, पर जर्मन कुछ नहीं बोलते थे। अब ये जो पूरे यूरोपियन यूनियन में जो छोटे कंट्री, हंगरी, क्रोएशिया, ये जितनी भी छोटी-मोटी कंट्री है, इनकी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, और इनके गुड्स आर फ्लडेड विद चाइनीज़ गुड्स। तो जर्मनी का अपना हिसाब-किताब ठीक था, पूरे यूरोप की बलि चल रही थी। ये जी। काफ़ी अज़ेंमेंट बन गया था जर्मनी के खिलाफ और अंजेला मर्केल के खिलाफ। तो जब ये ओलाफ आए, नाउ ही कैन नॉट डू अ प्रो चाइना लाइन। अब ओलाफ साहब का ये भी कहना है आपके साथ एफटीए करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी। वहाँ जो मैडम उर्सू नाम है उनका, उर्सी यादिन, जी। जो तो वो जो आई थी, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है,
पहले उन्होंने सुलावॉन डरलेन, जी, जी। हाँ, पहले उन्होंने 15-1 दिन, मतलब उनके नाम थोड़े प्रोनाउंस करने में जी, जी, बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। पहले 15-1 दिनों पहले उन्होंने बोला था कि भाई इंडिया मस्ट टेक स्टैंड ऑन ये इंडियन रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जबकि हमने हर जगह वाज़ेह किया ये हमारी लड़ाई नहीं है, इट्स अ फाइट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वी ओके, आर फॉर सीज़ फायर। अब जी, अगर भाई जब वो यहाँ आई तो उनका सबसे पहला एजेंडा पे क्या था? अब वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। सबसे पहला उनका एजेंडा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ। राइट, अब बोरिस जॉनसन साहब आए, उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, फ्रांस को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जी, अब आप बोलेंगे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों की ये जड़ी क्यों लग रही है? कहानी क्या है? जी, कहानी ये है, जब आपको चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस करना है, जब आपको चाइना से बिजनेस हटाना है, सप्लाई और सेल्स दोनों का, मोस्टली सप्लाई का है, तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट का है। आपने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं, जी, तो अगर आप धीरे धीरे वहां से हट रहे हो, वेयर कैन यू गो? सो इट इज बट नेचुरल हुँ, कि आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब इंडिया के साथ हो। बाय द वे, इंडिया यूरोपियन यूनियन का नंबर 1 या नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है। कभी नंबर 1 ओके, होते हैं, कभी नंबर 2 होते हैं, मतलब एक आध राइट, परसेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं टेक्निकली वी कैन स्पीक विद द नंबर 1 और नंबर 2 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमारे साथ उनका ट्रेड स्लाइटली हमारे फेवर में, चाइना वाली परिस्थिति नहीं है। दे आर नॉट लूजिंग मनी डूइंग बिजनेस विद अस। ओके, इसलिए यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी को तो मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए। बोरिस जॉनसन साहब आए थे, हमने बात की थी, उन्हें जहाज चाहिए, जी, वो चाहिए, सब चीज चाहिए। अब फ्रांस ने तो इंडिया के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं आज तक कि आप अपनी पॉलिसी चेंज कर दो, कुछ कर दो। हुँ, फ्रांस का इंटरेस्ट है राफेल। ओके, फ्रांस का इंटरेस्ट है जो नए $20 बिलियन का टेंडर आ रहा है वो। फ्रांस में जो पीछे ओकस बना था वो सबमरीन की डील के कारण बना था। फ्रांस का इंटरेस्ट है सबमरीन। और फ्रांस में ईएडीएस है फखर भाई, जो हमारा एयरबस बनता है, एयरबस इज मेंटेन मेड बाय ईएडीएस, हाँ, बिल्कुल, जिसका कारखाना टुलूज में, मैं टुलूज जा चुका हूँ कई बार। इनफैक्ट टुलूज में एंटर करने के लिए उनकी फैसिलिटी फ्रेंच इंटेलिजेंस हैज टू क्लियर, आई वाज क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस। मेरे कस्टमर थे, कई बार जा चुका हूँ टुलूज। जी, जी, अगर आप देखेंगे फखर भाई, हजारों एकड़ पे उनका कारखाना है अंदर, हजारों एकड़ पे। आर्यन स्पेस वहाँ, ईएडीएस वहाँ, क्या क्या बिजनेस वहाँ नहीं होता, फ्लैगशिप इंडस्ट्री होती है, जी, जी, मतलब वो टाउन ही उसके लिए जाना जाता है। राइट, उनका इंटरेस्ट वहाँ है। तो अगर आप देखें, ये यूके ऑलरेडी बोरिस जॉनसन साहब आ गए साहब, ये क्लियर हो गया। फ्रांस को जहाज, मैंने फ्रांस का इंटरेस्ट बता दिया, जर्मन का मैंने इंटरेस्ट बता ओके, दिया, यूरोपियन यूनियन का इंटरेस्ट बता दिया। ये 3 बड़े पावर है। फिर मोदी जी गए थे नीदरलैंड। नीदरलैंड में हुँ, उनका स्वागत हुआ, रॉयल फैमिली के साथ उनका डिनर हुआ। नीदरलैंड को भी ट्रेड इंटरेस्ट है। और जब हमारे पास, जब हम इंडिया और आजाद हुआ था, केवल 3 एम्बेसियां यहाँ थी, उनमें से एक नीदरलैंड की थी। 1970 के बाद से जो नीदरलैंड की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, दैट हैज कंसिडरेबली चेंज्ड। हमेशा उनका एम्बेसडर है। और आज जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जो उनका एम्बेसडर है यूके को, उसने थोड़ा बहुत आज एक ट्वीट डाला था कल रात को। जी, उसमें इंडिया शुड टेक पोजीशन विज़-विज़ रशिया यूक्रेन वॉर। तो जो हमारे टीएस त्रिमूर्ति साहब है, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने उनका जवाब दिया, बोला काइंडली माइंड योर बिजनेस, डोंट टेल अस व्हाट टू डू। और ओके, शाम तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। He ओके, had to delete that tweet because ambassador in India, government of Netherlands, nobody supported him and he was told to delete that tweet क्योंकि हुँ, नीदरलैंड पॉलिसी नहीं है। वहां भी मोदी जी ने ये कहा, भाई मैं कहता हूं सीज फायर। शुरू से फकर भाई हमारी पॉलिसी जी, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, आदमी और आदमी का मरना रोकिए। इसके बाद मोदी जी जाते हैं नॉर्डिक समिट में। हुँ, नॉर्डिक समिट क्या फकर भाई, ये जो जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, जी, जी, यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये यूरोपियन यूनियन में सारे नहीं आते। देयर इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन बट नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यस, तो ये हमारा खित्ता जो था, ये हमारे इन्फ्लुएंस से थोड़ा बहुत बाहर था। अब जो हमने नॉर्डिक समिट किया, और इनमें सबसे बड़ी एक अच्छी बात भी है जो हम जी, सब जी, करना चाहिए, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर्स है सब लेडीज है, बहुत यंग और डायनेमिक लेडीज, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, फीमेल लेडीज, डेनमार्क और इसके बिल्कुल, बिल्कुल, ऑलमोस्ट सब कंट्रियों की। और मैं जी, जी, बड़ा खुश हो गया, वेरी यंग, मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ओल्ड है, वेरी जी, यंग जी, डायनेमिक पीपल, जो लीडरशिप है उनकी। और मतलब बिल्कुल, हमें भी इनसे सीखना चाहिए, फीमेल लीडरशिप को कैसे आगे लाया जाए। एग्ज़ैक्टली, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे वो देख के। और सबसे बात हुई, अब वहां क्या है फकर भाई, खासकर डेनमार्क की बात करूं। जी, जी, डेनमार्क है आर्कटिक ओशन पे। जो आर्कटिक ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तेल। जी, क्या तेल के सबसे बड़े जखीरे कहाँ है? आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक ओशन में ड्रिलिंग कौन कर रहा है? डेनमार्क। आर्कटिक ओशन में ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी किसके पास है? डेनमार्क। आर्कटिक ओशन में जब तेल निकलता है, एफपीएसओ, जिन्हें फ्लोटिंग वेसल्स या फ्लोटिंग जी, जी, टैंक, वो किसके पास है? डेनमार्क। जो उस रीजन में शिप चलते हैं, दे आर मल्टी लेयर्ड शिप, जैसे आइस कटर कहते हैं, जैसे मतलब जो वेदर और बिल्कुल, उसको हैंडल, वो टेक्नोलॉजी उनके पास। तो
उनके पास एक और चीज है, दे हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, बिल्कुल। हाइड्रोजन में बहुत अच्छी यस, टेक्नोलॉजी उनके पास। बिल्कुल। उनके पास फखर भाई 2 चीजें और है, 3 चीजें जो लोगों को नहीं पता। एक वहाँ है रेयर अर्थ मेटल्स, यहाँ चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स की मंडी कर दी खराब, मोनोपोली करके। रेयर अर्थ मेटल्स उनके पास है, थोड़ा महंगा चाइना से, पर वो आपको दे देंगे। उनके पास है फखर भाई यूरेनियम। अभी यूरेनियम आता है कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। हुँ। कनाडा में आप जानते हो थोड़ा गड़बड़ 19-20 चलता रहता है, तो यूरेनियम की रिटर्डेंस का सोर्स वहाँ है। उन्हीं में से फिनलैंड में है नोकिया। नोकिया आपने सुना होगा, नोकिया। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। लोगों को ये नहीं पता फकर भाई, जो हम कहते हैं भाई आज के डेट में नोकिया का फोन नहीं बिकता, एप्पल बिकता है, चाइनीज बिकता है, ये बिकता है, वो बिकता है, पर जो जो हमारे टेलकोस होते हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो उनमें स्विचिंग इक्विपमेंट लगता है, एग्ज़ैक्टली, कहते हैं, वो बिल्कुल। हमारा Nokia है। वो नोकिया, ल्यूसेंट है, मोटरोला, 2-3 कंपनियां। बिल्कुल। हुआवे ZTE बहुत कम है। नोकिया नेटवर्क्स कंपनी, और हमारे कंट्री में पिछले 30 साल से, इंडिया में नोकिया नेटवर्क्स 30-35 साल से 50, 60, 70% जो बैकएंड का हुँ। बीटीएस, एमएससी जिसे कहते हैं, जी, बिल्कुल। आज का नहीं, टावर्स वगैरह जो लगाते हैं। सारा नोकिया का। बिल्कुल, इस सारे एग्ज़ैक्ट वो ना बिके उनका, पर पीछे उनका है। तो हमें हाँ। 5G चाहिए, 5G हमने डेवलप किया। अब बात हो रही है 6G की। तो जी, जी। 6G के लिए नोकिया जैसी कंपनीज आर रेडी टू कोलैबोरेट एंड डू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। राइट। ये हमारा आइडिया था वहां जाने अच्छा, सुमित जी, एक चीज़ और है, मतलब यूरोप ये बार-बार कोशिश कर रहा है। अभी 2 मई को एंथनी ब्लिंकन साहब की उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अपनी रज़ामंदी से डिसकंटिन्यू करना चाहिए हिंदुस्तान को, पाबंदियाँ हम नहीं लगाना चाहते। जी, जी, बिल्कुल। किस तरफ क्या सिग्नल है? इसके साथ-साथ अभी आज का ही स्टेटमेंट है नेट प्राइस का, स्टेट डिपार्टमेंट का। उन्होंने मतलब एक उनसे पूछा गया कि भारत के खिलाफ जो खिलाफ वर्जियों पर, मतलब जो मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर ब्लैक लिस्ट किए जाने और अमरीकी कमीशन की मोदी हुकूमत पर पाबंदियों के मुतालबे से मुतालिक अमरीकी जो तर्जुमान था नेट प्राइस का कहना था कि आज़ादी का कमीशन कोई हुकूमती इदारा नहीं है। लेकिन मतलब इस तरह के बयानात आना क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? क्या ये वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि शायद जो इस तरह का, जिस तरीके से उन्होंने मजहबी आज़ादियों के हवाले से अपनी एक कमीशन है उनका, और वो मुख्तलिफ वो जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के हवाले से, उन्होंने उसमें हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला है। तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनकी, कि डायरेक्टली तो ये नहीं कहते कि हम सैंक्शन लगाते हैं, लेकिन इस तरीके से वो शायद कोशिश करते हैं कि शायद हिंदुस्तान अपना कोई बयानिया या अपना जो पॉलिसी है उसको चेंज कर ले? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने फकर भाई, और इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। इसके 2 पहलू हैं। जी, जी। पहला पार्ट आपने पूछा था जो एंथनी ब्लिंकन साहब का स्टेटमेंट आया। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये स्टेटमेंट कहाँ है, जब उनकी इंटरनल कमिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थी शायद वो, जी। जहाँ उनसे ये पूछा गया, भाई इंडिया अब भी रशिया से सामान ले रहा है, आप सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे हो? जो जी, उसकी बिल्कुल। समझी थी। अगर आप एंथनी ब्लिंकन का जवाब देखिए, उन्होंने खुद बोला देखिए, मैं आपको कोट एंड कोट, उन्होंने बोला, रशिया के साथ इंडिया के संबंध तब से हैं व्हेन वी वर नॉट इवन काउंटिंग इंडिया इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। जब हम इंडिया हुँ। हमारे लिए एशिया में मायने ही नहीं रखता था, तब से रशिया उनका दोस्त है। राइट। हमने इंडिया को वेपन नहीं दिया, हमने इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दी, उन्होंने रशिया से लिया। 60% आर्सेनल रशिया से आया है। नाउ वी आर ओपनिंग अप टू इंडिया, जी। बट दिस ट्रांसमिशन फॉर्मेशन माइट टेक डेकेड्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने में सदी, मतलब कहीं दसियों साल लग सकते, ये जी। ओवरनाइट नहीं हो सकती। अब फखर भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी में खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैं अगर डायरेक्ट बोलूं तो इंडिया की वकालत और इंडिया का पक्ष रख रहे हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उनका खुद स्टेटमेंट यही है। उन्होंने खुद समझा, उनको बोले, देखा भाई ये संभव जो आप कह रहे हो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपको मैं एक और डाटा देता हूँ, जो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर में जो आर्म्स परचेज हुए, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। जी। अगर आप इंडिया का शेयर देखें, उसमें से अब भी 58 to 60, कोई 58 कहता है, कोई 60 कहता है, 58 to 60% हैज अगेन गॉन टू रशिया। हुँ। अगर आप इसको हटाएंगे घटाएंगे, कितना हटाएंगे घटाएंगे, इसमें दसियों साल लग जाएंगे। जी। नहीं, ब्लिंकन इज राइट, तो वो वाला मसला तो वहां गया। उन्होंने क्लियर बोला, सैंक्शन नहीं लगवा रहे। तो वो वाला उन्होंने खुद ही अपने सेनेट को, अपनी कमेटी को उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी। और हुँ। ये फैक्चुअल है, देखिए प्रैक्टिकल भी है। और यहाँ एक मैं आपको एक मतलब एक थॉट प्रोसेस यहाँ है अगर भाई, डिफेंस सर्कल्स में आज के डेट में यू कैन नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन अमेरिका विज़-अ-विज़ सिक्योरिटीज, क्योंकि बिल्कुल, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो एग्ज़ैक्ट बदलती है। अगर कल को सत्ता बदल गई, कल को कोई और आ बिल्कुल, गया, कोई और पॉलिसी है, एग्ज़ैक्ट कब को वो ह्यूमन राइट्स उठा दे, कब को वो डेमोक्रेसी उठा दे, कब को वो कौन सा शगुफा उठा के कौन बिल्कुल। सा सैंक्शन कब चिपका दे, आपको पता नहीं। अभी जब चाइना के साथ हमारा एलएसी पे स्टैंड ऑफ हुआ था, तो राजनाथ जी गए थे चाइना।
जी, राजनाथ जी सॉरी गए थे रशिया। जी, राजनाथ सिंह जी जब रशिया गए तो रशिया ने एक-एक सामान दिया। पुतिन साहब यहाँ आए थे, हमने डिस्कस किया 10 साल का एग्रीमेंट करके गए सारी चीज़ का। जी, तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए जब 1971 की बात हुई तो रशिया मूव्ड जब अमेरिका ने बोला भाई 6th फ्लीट एंड ऑल, रशिया काउंटर्ड दैट। तो ये एक पुराना इतिहास है, ये 50-60 साल की दोस्ती है। तो ओके, चाहे इसको झटके में नहीं तोड़ सकता। भाई अगर आप 60 साल की दोस्ती तोड़ो तो आपको मैं 30 साल तो देखूँगा। हाँ, तो हाँ, 30 बिल्कुल, साल तो देखूँगा। एग्ज़ैक्टली, भई आपने मुझसे 2 मीठी बातें कर ली, मैं कहा भाई मैं फ़खर भाई को जानता ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये देखिए नॉर्मल है और यहाँ जहाँ कंट्री की सुरक्षा का विषय है, जहाँ डिफेंस और सिक्योरिटी का विषय, जहाँ 101.3 बिलियन लोगों की सलामती, दाल-रोटी का विषय है, नोबडी कैन टेक चांसेस। ओके, दिस इज़ द रीज़न। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। जी, जी, देखिए, फ़खर भाई ये जो बॉडी है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ऐसी बॉडी है अमेरिका में बहुत घूमती है। अब मैं आज बताऊँ हमारा माइनॉरिटी कमीशन कहता है जी, अमेरिका में जी हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है, या जी, मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, या ज्यूज़ के खिलाफ ये हो रहा है। हुँ, वो बोलेंगे भाई आप कौन? आप इंडियन गवर्नमेंट हो क्या? नहीं, हमारे भी माइनॉरिटी कमीशन है, हमारे ऐसे कई स्टेट लेवल पे भी माइनॉरिटी कमीशन है। हुँ, ये चीज़ें उन्होंने यूज़ कर रखी है टू क्रिएट टैक्टिकल प्रेशर। जी, अब ये देखिए मैं आपको बताऊँ ये इलॉन मस्क 44 बिलियन में ट्विटर खरीद रहा है। कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच 3 वर्ड का शब्द फ्रीडम ऑफ स्पीच $44 बिलियन। जी, जेफ बेज़ोस ने वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों में से एक का ये मालिक है, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स का मालिक है। जी, $200 मिलियन में खरीदी है लॉस मेकिंग एंटिटी। ट्विटर का 2 बिलियन साल का लॉस है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? इनमें इश्तिहार निकाले जाते हैं, इनमें जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता हुँ, है। पर इंडिया अब की बार ये सारी स्ट्रैटेजी समझ चुका है। ओके, इसलिए वर्ल्ड स्टेज पे अमेरिका की सरजमीन पे डॉक्टर जयशंकर ने डायरेक्टली बोल दिया भाई हम भी आपको देख रहे हैं, हमें भी पता आप क्या कर रहे हैं, आप हमें ना बताएं, काइंडली माइंड योर बिजनेस। कल वो नीदरलैंड वाला मैंने आपको मसला बताया रात को, आज उस एम्बेसडर को ही हैड टू डिलीट हिज ट्वीट। तो नाउ वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एक एक लाइन बोला छोटा सर, जी, जी, नाउ वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अ न्यूज़पेपर, अ टीवी चैनल और अ सोशल मीडिया हैंडल टू से आवर व्हाट वी आर सेइंग डायरेक्ट। कहीं भी दुनिया का जो भी फोरम हो उसमें बैठ के, यूएन में बैठ के उन्होंने कहा। उस दिन डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका के जर्नलिस्टों को वहां बैठ के डायरेक्ट बता दिया। जी। तो ये जो एक नया स्टांस है डिप्लोमेसी में, अब ये छोटे मोटे हथकंडे हैं, इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा। अच्छा, जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट मैं उस दिन पढ़ रहा था कि न्यू दिल्ली में किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि हम अपनी आइडेंटिटी हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है। हम मग़रिब को खुश नहीं रख सकते या खुश नहीं कर सकते कि वो जो कहें तो हम उस तरह करें। जी। अ, किस उसमें एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी पे स्टैंड ले रहा है हिंदुस्तान या क्या वजह है कि मतलब एक एकदम मैं ये नहीं कहता कि एकदम से चेंज होगा ये मतलब एक लंबी बहस भी और एक लंबा समय भी इस पे गुजरा है डिकेड्स गुजरे हैं इसमें लेकिन क्यों इस तरह के बयानात देना क्या यूरोपीय यूनियन या बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ये मतलब वो प्रेशर डालने की उन्होंने कोशिश की जो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा या उन्होंने कहा कि यार हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अब उस तरीके से शायद आज से 20 साल पहले जितनी थी। देखिए फगर भाई ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। जी। आधा आंसर तो इसका जो मैंने पुराने क्वेश्चन में बोला था जी, बिल्कुल प्लीज़। कि जी। अमेरिका ने ना फकर भाई काफी सारे ऐसे छोटे मोटे शगुफे बना रखे थे जिससे बिलियर्ड्स खेलते हैं। ओके। बिलियर्ड्स का एक डंडा होता है, इनके पास 15 डंडे वाला स्टिक है। जी, इसमें जी, जी। 5 तरह के डंडे लगे जिससे एक बॉल में 15 बॉलें खेल लेते हैं। पहले तो ये राइट। हाँ, राइट। अब देखिए अब दूसरी बात है, जब ये लोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से गायब कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्विटर से बैन कर दिया इन्होंने। जी। भाई तू तू अब दहशतगर्द हो गया है। तुझे मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आपकी हमारी या किसी की तो बकवाती छोड़ दो। बिल्कुल। ये एक लाइन में इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज़ करता है, ठीक जी, है? बिल्कुल। जब फेसबुक पे ज़करबर्ग को बताया गया तेरे सबसे ज़्यादा कंटेंट बिकता है हेट, उसको यूएस सेनेट ने बुलाया। 20% उसका शेयर गिर गया, अब भी दुकान बाकायदा चल रही, बाशान से चल रही है। अब भी वो हेट बेच रहा है। ये आपको भी पता, मुझे भी पता। जी। तो जब इनका अब इलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहा है, जेफ हुँ। बेज़ोस न्यूज़पेपर खरीद रहा है, तो दुनिया समझ गई ये जो एक ये छोटे इदारे इन्होंने बना रखे और ऊपर से मीडिया। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में खेल खेलते रहते हैं। किसी को चढ़ाओ, किसी को बढ़ाओ, किसी को घटाओ, किसी को दिखाओ। ये ऐसा खेल खेल रहे हैं। हुँ। अब इसमें ज़रूरी हो गया था, अब देखिए अब कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। ये तो हो गया मतलब एक एनालिटिकल पार्ट हो गया। तो अब फैक्ट्स पे आते हैं। देखिए फ़खर भाई आज हमारी इकोनॉमी 3.3 ट्रिलियन है, व्हिच इज़ 5th नंबर इन द वर्ल्ड। बाय जी। परचेज़ पावर पैरिटी वी आर 11.75 बिलियन। 11.75 बिलियन चाइना और नंबर 1 चाइना आता, नंबर 2 इंडिया यूएस आता, नंबर 3 हम आते हैं। बहुत जी। जल्दी पे जीडीपी एंड पीपीपी विल बी नंबर 3।
सबसे ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर हम देते हैं, सबसे ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर यहाँ, सबसे बड़ा मार्केट अभी दुनिया का यहाँ है। जी, मैन्युफैक्चरिंग बेस या थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री। आज हमारी आर्मी का साइज़ चाइना की आर्मी से बड़ा है। जी, हमारे पास करीब $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एफडीआई आ रहा है। जी, कल हमने 100 यूनिकॉर्न डिक्लेयर कर दी, मतलब 1 यूनिकॉर्न इज़ $1 बिलियन। जी, जी, 4 हमारे पास डेकाकॉर्न है। डेकाकॉर्न वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $10 बिलियन होता है। हमारे वाह! पास 68,000 स्टार्टअप है फ़खर भाई, व्हिच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, 68,000। जब मोदी जी आए तब 1400 थे। अब जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास है, तो आप दुनिया में एक शख्सियत रखते हो। एनीवे बाय पॉपुलेशन एवरी 6 पर्सन इज़ इंडियन। भाई नॉर्मल हुँ, पॉपुलेशन। हुँ, हुँ, तो हुँ, अब ऐसे में अब भाई जो वेस्ट को आदत होगी फ़खर में, उन्हें आदत होगी, वो हिंदी में कहते हैं ना, वो उर्दू में कहते हैं पट्ठा। हुँ, इंग्लिश में कहते हैं लैकी। जी, 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 फौजी चल रहे, पीछे-पीछे पट्टे चल रहे सी। तो वो वाली इनको आदत हो गई कि मैं चल रहा हूँ, तुम सब खड़े हो जाओ पीछे। वो आपने पिक्चर देखी थी ना, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, आधे दाएँ जाओ, आधे पता कुछ एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इनको आदत हो गई। भाई हमने बोल दिया हमारे एलाइज़ हैं। पहले इन्होंने हाँ, बोला भाई इंडिया एलाई है, हमने बोला हम तेरे एलाई कब से बन गए? मतलब ब्रिटेन को पीछे लगना, फ्रांस को पीछे लगना, जर्मनी को पीछे लगना, बाबूजी को हुक्म आ गया, सब पीछे लग रहे हैं। वेस्ट को हो गई है ये आदत। पहले क्या होता था, पहले शायद जो मोदी जी से पहले गवर्नमेंट थी, वो कुछ ना इधर ना उधर, कुछ मान लिया, कुछ नहीं मान लिया। अब हमने क्लियर बोल दिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हुँ, हमारा जो इंटरेस्ट होगा, देखिए फ़खर भाई, हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं। हमें उनका इंटरेस्ट देखना, उनकी जी, सलामती, उनकी दाल-रोटी की बेहूदी देखनी, या जो बाइडेन साहब की आज पॉलिसी क्या है? और ये एक और ये हाँ, बताइए, जो बाइडेन साहब को उनके एफबीआई के डायरेक्टर खुद कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा चाइना है। तुम्हारा हुँ, सबसे बड़ा हैकिंग जितनी पूरी कंट्रियाँ मिलके नहीं करती, उतना चाइना कर रहा है। तुम्हारा सबसे ज़्यादा आईपीआर जो दुनिया की सारी कंट्रियाँ मिलके नहीं चुरा रही, उससे ज़्यादा चाइनीज़ चुरा रहे हैं। वायरस कहाँ से आया? जी, जी, ये सब चीज़ें अब वो कहाँ लगे, वो अपने लगे रशिया यूक्रेन में। भाई रशिया यूक्रेन की लड़ाई हमारी है ही नहीं भाई। हमें लेना देना ही नहीं है। हुँ, हम 2 साइड लें। हम तो देखिए फ़खर भाई, हमारा कहना बिल्कुल साफ है शुरू से, आज भी आपको यही कह रहा हूँ, जी, जी, मैं आपको यही कहा था, हम चाहते हैं आदमी ना मरे। कहीं भी लड़ाई हो, हम चाहते हैं बहुत अच्छी बात। आदमी ना मरे। हमने ओके, 40 जहाज़, फ़खर भाई बड़ा जो हरक्यूलिस होता है ना, जी, जी, जहाज़ भेज के दवाई, एड, फूड, पानी, जो भी जी, जी, ज़रूरियात बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, भेजा यूक्रेन। ना हमने गोली भेजी, ना तोप भेजी, ना गोला भेजा। मतलब आप इस चीज़ को ओके, एप्रिशिएट नहीं कर रहे कि हमने सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन भेजा है, आज भी भेजने को तैयार। हमने तो दुनिया को ये बता दिया पीछे मोदी जी ने, देखिए हमारे पास व्हीट प्रोडक्शन बहुत है। हमने बोला बिल्कुल, कि जब पीछे ये रशिया यूक्रेन का मसला हुआ फ़खर भाई, तो रशिया से यूरिया जाता है। जी, जी, हमें काफ़ी जगहों में खाने की किल्लत बता रहे हैं, कोविड जी, से, जी, इस बिल्कुल, से बिल्कुल, प्राइस बढ़ गया। हमने बोला बताओ कितने हज़ार टन यूरिया, ये आपको गेहूँ चाहिए, अनाज चाहिए, ओके, हमारे पास है, हम देने को तैयार हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ़खर भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पैसे नहीं चाहिए। ओके, हमारे पास सरप्लस अनाज इतना है कि हम आधी दुनिया को खिला देंगे, बोलो किसको कितना चाहिए, ओके, देने को तैयार है। पर ये क्या सोचते हैं, तुम भेजो जी बंदूक, तुम भेजो जी बारूद, तुम बिल्कुल, तोप, तुम भेजो जी इतना बड़ा वाला बम। यार हाँ, वो नहीं भेजेंगे, अनाज भेजना है भेज दो, दवाई भेजनी है भेज दो, वैक्सीन भेजना है भेज दो, जो गुड। भेज देंगे। हम आदमी को बचाना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात की एंड पे आपने ये जो क्लोजिंग जिस पे हम कर रहे हैं, वैसे तो बातें बहुत ज़बरदस्त हुई लेकिन ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि भई हम मदद करना चाहते हैं, ना कि हम लोगों को मारने का सामान भेज रहे हैं और होना भी है जी, जी। और फ़खर भाई इसमें कोई मज़हब नहीं है। हमने एग्ज़ैक्टली हमने ये नहीं कहा हिंदू को भेजेंगे, मुसलमान को नहीं, मुसलमान को नहीं, सिख को नहीं, ईसाई को, यहूदी प जिसको चाहिए अनाज। जब ये वैक्सीन आई 100 कुछ कंट्रियों को दिया। बट 40% से तो पैसे भी नहीं लिए, एससी हुँ, सब। आज भी अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की हमारी मतलब ना वी हैव डिक्लेयर्ड, बताओ ओके, कितना चाहिए। और राइट। अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान में भी तो हमने अनाज बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, हम भेजने एग्ज़ैक्टली। को तैयार है। पर ये लोग क्या चाहते हैं हमसे फ़खर भाई, यार तुम बंदूक भेजो, तुम गोला नहीं भेजना यार बंदूक, क्यों मरवाएँ ओके, उसको? ओके, ओके। बहुत शुक्रिया वैसे रशिया के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन क्योंकि शो का टाइम हमारा सुमित जी ख़त्म हो चुका है। उस पे किसी और शो में मेरा ख़्याल बात करेंगे जो नई पाबंदियाँ लगी और जो स्विफ्ट सिस्टम उनका डिस्कनेक्ट किया गया उनको उनके बैंक्स को। कोई बात तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पूरी दुनिया पे क्योंकि रशिया एक बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान के जिस तरह ताल्लुकात है दुनिया के सारे ममालिक किसी न किसी तौर उनसे जुड़े हुए हैं। इसका असर हमारे ऊपर, आपके ऊपर या फिर इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या होगा किसी और शो में होपफुली इस डिबेट में इस मुद्दे को शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया सुमित जी फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट। नहीं। फ़खर यूसुफ जी किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।